अब यहां समझ लीजिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नहीं समझ में आ रहा है? आज का चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लेकिन परमुटेशन को स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक पढ़ना है, फंडामेंटल काउंटिंग, है ना, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग। चार चैप्टर है, नहीं, लीनियर इनइक्वालिटीज के बाद है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो परमुटेशन के बारे में भी हम लोग जानेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि मान लीजिए कि आपको कहीं पार्टी में जाना है, कहां जाना है? पार्टी में जाना है। ये टी शर्ट है, फराक नहीं है, याद समझिए, ये टी शर्ट है या हाई जींस है। शादी में जाना है, पार्टी उटी में, मान लीजिए कि जीन्स है, हाई टॉप है, टॉप समझते हैं ना। अब ई बबी को कहीं पार्टी में जाना है, काय को पार्टी में जाना है, तो 5 गो शादी से इनवाइट आया है, अब 5 में जाना ही जाना है। अब बाबुनु के पास ऐसा का 3 गो टॉप है और 2 गो जीन्स है। अब वो मम्मी से शिकायत कर, मम्मी हम कपड़ा किन दे। शौक ये है, सुनिए ए बाबूनी, अभी न किनला है, शौक ये है कि जाएंगे तो सब के शादी में अलग अलग मतलब ड्रेस में जाएंगे, ठीक है ना, माने लुक अलग अलग होना चाहिए, ड्रेसिंग स्टाइल अलग अलग होना चाहिए। एक के जैसे एगो में पहन के चल गए ना, एकदम उसी ड्रेस सेम टू सेम ड्रेसिंग स्टाइल में दशहरा में नहीं जाएंगे, कुछ चेंज होना चाहिए। काय गो शादी में जाना है? 5 गो में ड्रेस है, देखो 3 गो टॉप है और 2 गो जींस है। अब उसका समस्या हुआ, मम्मी के पास गई, तो मम्मी तो दयालु होबे करती है, लेकिन पैसा तो मम्मी के पास है नहीं, तो मम्मी गई पापा के पास। मम्मी किसके पास गई? पापा के पास। और जब गुहार लगा रही है कि बेटी के कपड़ा किने लहवा, 5 गो शादी में जा लही ओकरा, और एगो में हर एक शादी में एके पहन के न जैतवा, आओ ड्रेस किने ला कहते हवा। तो ओकर पापा मैथ के टीचर, ओकर पापा कोची हैं? मैथ के टीचर। ओकर उनकर दिमाग देखो, दिमाग का लगाए हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ, तो वो का दिमाग लगाए कि 2 गो जींस था ना जी, ने 4 गो नहीं बनाएंगे। हेलो, सुनिए है, ध्यान दीजिए। देखिए अलग अलग डिजाइन के टॉप है, ठीक है ना। हाँ हाँ, एकदम से समझ रहे हैं ना, एकदम स्क्रैच है। तो 2 गो जीन्स है या 3 गो टॉप है, पहन के जाना है। तो उसके पापा दिमाग का लगाए हैं कि देख बबेनिया, उसको समझाए कि तुम हाई वाला जीन्स के साथ एक बार हाई वाला टॉप पहन के चल जाना, एगो शादी अटेंड हो गया, हो गया। एगो में क्या करना कि जींसवा वही रखना, टॉपवा हाई वाला पहन लेना, 2 गो शादी हो गया। ओकरा बात करना कि यही जींसवा में हाई टॉप पहन लेना, 3 गो शादी हो गया।
अब कह रहा है ना कि हाई जींस पहनना, हाई टॉप पहनना, 4 तरह के हो गया। फिर कह रहा है कि जींस के साथ हाई टॉप पहन लेना, 5 हो गया। हाई के साथ हाई पहन लेना तो 6 हो गया। तो टोटल कै गो, तो टोटल कै गो शादी में जाना था, और उसके पास ड्रेसिंग स्टाइल कै गो बन गया, 6 गो। यानी 6 अलग अलग प्रकार के ड्रेसिंग स्टाइल में वो शादी में जाके पतली कमरिया हाय हाय कर सकती है। ठीक है ना जी। तो ई का किए, ध्यान दीजिए, ई हम का किए, तो एक जीन्स और टॉप को हम अलग अलग तरीकों से अरेंज किए। बा सुनो यहाँ समझो, जीन्स और टॉप को अलग अलग तरीकों से क्या कर दिए, अरेंज कर दिए। पहले इसको इसके साथ अरेंज किए, फिर इसको इसके साथ अरेंज किए, कोई सेम टू सेम नहीं ना था, सब अलग अलग बन के तैयार हो गया। तो इसी प्रकार से ये जो हम लोग अरेंजमेंट किए हैं कि कई प्रकार से इसको ड्रेसिंग स्टाइल को बना सकते हैं, ये अरेंजमेंट ही कहलाता है क्या चीज, परमुटेशन। क्या कहलाता है, परमुटेशन कहलाता है। तो बाबू काय गो टॉप था, अच्छा ये बार बार ऐसे तो नहीं ना, अब शर्ट पैंट लेके ओकरा जोड़ते नहीं ना चलेंगे मैथ में। इसके लिए मैथमेटिक्स में नियम बनाया गया कि टोटल नंबर ऑफ टॉप्स काय गो था, 3 गो, और टोटल नंबर ऑफ जींस काय गो था, 2 गो। जब ये दोनों को गुना कर दिए तो रिजल्ट कितना आया, 6 आया। यानी कि 6 तरीकों से इसका ड्रेसिंग स्टाइल बन सकता है। ठीक है, तो परमुटेशन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अब समझिए आगे, एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि आपको मनेर से दानापुर होते हुए पटना जाना है। ठीक है, अब मनेर से दानापुर जाने के लिए आपके पास 2 साधन है। या तो आप बाइक से चल जाइए, चाहे आप यहां से टेम्पू से चल जाइए, है ना, ऑटो ले लीजिए। अब दानापुर पहुंच गए, तो दानापुर से पटना जाने के लिए मान लीजिए आपके पास 3 साधन है। या तो आप बाइक से चले जाइए, या तो आप बस से चल जाइए, या तो आप ऑटो लेके चल जाइए। क्या तरीका हो गया, 3 तरीका। तो हम टोटल कितने प्रकार से अलग अलग, टोटल कितने अलग अलग प्रकार से पटना जा सकते हैं, तो उस केस के लिए बाबू मनेर से दानापुर जाने के लिए कितने तरीके हैं, और दानापुर से पटना जाने के लिए कितने हैं, ये दोनों को गुना कर देंगे कितना आएगा, यानी 6 तरीका से, टोटल 6 तरीका से हम मनेर से पटना जा सकते हैं। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको फंडामेंटल काउंटिंग में, यानी प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए जरा उसको शुरुआत करते हैं। तो इसमें 2 चीज, फंडामेंटल काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग में 2 थ्योरम पढ़ना है, एक मल्टीप्लीकेशन का और एक एडिशन का। तो दोनों हम लोग बारी बारी से देखते हैं। किताब वाला तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसमें 2 गो रूल पढ़ना है, मल्टीप्लीकेशन रूल और दूसरा पढ़ना है एडिशन रूल। तो जरा मल्टीप्लीकेशन रूल के बारे में समझते हैं। ठीक है ना, पहले लिख देते हैं। इफ अ वर्क ए कैन बी डन इन, कैन बी, हाँ लिखो इसको, डन इन m ways, and another work, and another work B, another work B can be done in
can be done in n ways and C is completed work. C is completed work which is done only when both A and B are done. Then the number of ways कौन सा the number of ways to do work C is equal to M into N. पिछला एक्सरसाइज का अच्छा बता देंगे कॉपी पे बता देंगे. The number of ways to doing work C is equal to M into N. इसको लिखो तो जल्दी से, इसको समझाते हैं. आइए समझिए इसको. ए पलटू नाम का नाना देखो, मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या कह रहा है. चाबी गाड़ी का कहाँ जा रहा है. सुनिए, कह रहा है कि इफ अ वर्क ए कैन बी डन इन एम वेज. बात को समझिएगा, अगर किसी काम ए को करने के कितने तरीके हैं, एम तरीका है. किसी काम ए कोई काम है तो किसी काम ए को करने का क्या तरीका है, एम तरीका है. और कोई दूसरा कार्य अनदर वर्क है ना, कोई दूसरा कार्य बी है जिसको करने के लिए कितने तरीके हैं, एन तरीके हैं. सी एक ऐसा काम है जो कि कंप्लीटेड वर्क है. कंप्लीटेड वर्क करने का मतलब जब काम पूर्ण हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तब कहेंगे कि सी हो गया. जब काम कंप्लीट हो जाएगा तब क्या कहेंगे कि सी हो गया. तो सी एक कंप्लीटेड वर्क है. और ये कब होगा, जब ए और बी दोनों हो जाए तब. यहां पे कंडीशन है, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के लिए बता रहे हैं कि सी एक ऐसा काम है जो कंप्लीटेड वर्क है, और ये तभी हो सकेगा जब ए और बी दोनों हो जाए. एग्जाम्पल के लिए हम अभी आपको बताए थे कि आप मनेर से दानापुर आवजा से कहाँ जाएंगे. आपका लक्ष्य है मनेर से चल के कहाँ जाने के लिए, पटना. अगर आप मनेर से दानापुर पहुंचे तो काम ए किए, और दानापुर से फिर पटना गए तो काम बी किए. आप पूरा पहुंच गए तो वो काम का हो जाएगा, सी हो जाएगा. तो आप बताइए कि खाली ए काम करेंगे तो हमारा काम कंप्लीट होगा. काम एक पूरा किए तो कहां पहुंचे, हमारा लक्ष्य क्या था, पटना. तो काम पूरा नहीं ना हुआ. अच्छा, हम खाली बी काम करेंगे तो पूरा होगा. हम मनेर पर बैठल हैं, मनेर में हैं, तो दानापुर से गाड़ी कैसे धर सकते हैं, धर लेंगे. बिना ए के लिए बी होगा, हो भी नहीं करेगा. यानी काम कंप्लीट करने के लिए हमको काम ए और काम बी दोनों करना जरूरी है. तो जब ऐसा इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, यही सारा चीज ऐसे है. पूरा परमुटेशन खत्म, पूरा परमुटेशन इसी बात पे खत्म. अगर काम कंप्लीट करने के लिए जितना भी स्टेप दिखाई दे रहा है, ये जरूरी नहीं कि काम ए और बी ए दो होगा, दो से अधिक भी हो सकता है. अगर किसी काम को कंप्लीट करने के लिए सारे स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है, सारे काम को करना कंपलसरी है, तो उसमें लागू होगा कौन सा रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल. तो बाबू काम ए को करने के कितने तरीके थे, काम बी को करने के कितने तरीके थे, तो कंप्लीट वर्क करने के लिए कितने तरीके होंगे, m गुने n. इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल. क्या कहते हैं,
मल्टीप्लीकेशन रूल। ये कब लागू होगा? जब किसी काम को करने के लिए पीछे के सारे काम कंप्लीट करने होंगे, तो उस केस में हमको मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना है। कोई समस्या इसमें? अब कैसे, छोड़िए, अगला हम लोग देखते हैं एडिशन रूल। तो उस पे दोनों को मिला के एग्जांपल देंगे, ठीक है? तो इसको जल्दी से नोट कर लो, नोट तो कर ही लिया है ना? चलो अब देखते हैं एडिशन रूल। दूसरा नंबर क्या है? एडिशन रूल, जोड़े वाला है ना? If a work A can be done in M ways and another work B can be done in N ways, है ना? And C is क्या है? Completed work which is done only when only when ध्यान दीजिएगा, either A or B is done, then the number of ways to doing work C is equal to क्या हो जाएगा? यहां समझ रहा है, यहां समझो ना, कहा गया इसका कॉपी? चलिए ध्यान दीजिए, यहां समझिए। कह रहा है कि एडिशन रूल क्या है? तो अगर किसी काम A को करने के M तरीके हैं, किसी दूसरे काम B को करने के N तरीके हैं, और C कंप्लीटेड वर्क है। C कंप्लीट कब होता है? जब इन दोनों में से कोई एगो काम कर देंगे तब। दो काम है, एगो ए काम है, एगो बी काम है, दोनों में से कोई एक एगो काम करेंगे ना तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उस केस में एडिशन रूल लगाते। एक एग्जांपल के तरीका से समझिए। मान लीजिए, क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि ई एगो क्लासरूम है। ई एगो का है? क्लासरूम है। क्लासरूम के एक साइड में न गेट है। क्लासरूम के एक साइड में बाहर निकलने के लिए कितने गेट हैं? और दूसरा साइड में बाहर निकलने के लिए कितने गेट हैं? ठीक है, मान लीजिए कि सिनेमा हॉल है। अब ठीक है ना? तो ये एगो सिनेमा हॉल है। आप सिनेमा हॉल के अंदर बैठ के एकदम देख रहे हैं फिल्म, ढिसुम ढिसुम। तो एक देने से निकलने का दो तरीका है, और एक देने से निकलने का तीन तरीका है। आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकलना है। आपका लक्ष्य क्या है? सिनेमा हॉल से बाहर निकलना। तो अगर आप इस साइड से निकलते हैं तो वो काम ए है, अगर आप उस साइड से निकलते हैं वो काम बी है। तो आप बताइए कि अगर हम काम ए करें, अगर हमारा लक्ष्य है सिनेमा हॉल से बाहर निकलना, अगर हम काम ए करें तो क्या हमारा काम कंप्लीट होगा या नहीं? अब देखो, राहुल का कहना है कि सर यहां से हम इस गेट से बाहर निकलेंगे, अभी बाहर नहीं निकले हैं, फिर अंदर जाएंगे और तब फिर एने से एक बार और निकलेंगे, तब कहेंगे कि हम बाहर निकले। ऐसा होगा? अरे बाहर निकलना है, हम किसी गेट से बाहर निकल जाएंगे। अब वो चाहे इस साइड से निकलो और चाहे इस साइड से निकलो, ठीक है ना? हमको सिनेमा हॉल से बाहर निकलना है तो हम इस साइड से निकलेंगे तैयो बाहर आ जाएंगे, और इस साइड से निकलेंगे तैयो बाहर, क्योंकि सब बाहर जाने का रास्ता है। बात को समझिए ध्यान से। अगर हम एक साइड से निकलते हैं यानी काम ए करते हैं तो हम बाहर आ गए, हमारा काम क्या था? बाहर आना, तो काम कंप्लीट हो गया ना? तो इस केस में हमको बाहर आने के लिए यानी वर्क को कंप्लीट करने के लिए काम ए और काम बी दोनों करने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों में से कोई एगो करेंगे। अब चाहे इस साइड से बाहर निकल जाए और चाहे इस साइड से बाहर निकल जाए, कौनों एक साइड से बाहर निकल जाएंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इस केस में हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज यानी कितने तरीका से बाहर निकल सकते हैं, तो 3 + 2 करेंगे, ठीक है?
तो बस यही ध्यान में रखना है कि कब गुना करेंगे और कब जोड़ेंगे। जब किसी एक काम को करने पे हमारा काम कंप्लीट हो जाए तो जोड़ेंगे, और काम कंप्लीट करने के लिए सारा काम करना जरूरी है तो गुना करेंगे। इतना बात समझ गए? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए ये वाला को, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स का क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1। बउआ देख लीजिएगा, किसी किसी के बुक में 7.1 में भी दिया है, नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6.1 में है। जरा देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 assuming that repetition of the digit। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि repetition of the digits is allowed and the second is repetition of digit is not allowed। ध्यान दीजिएगा संख्या दिया है 1 2 3 4, given numbers are 1 2 3 4 5। इन्हीं 5 संख्याओं का यूज करके हमको 3 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की? 3 अंकों की संख्या तैयार करनी है। तो बताइए कई गो ऐसा 3 अंकों की संख्या तैयार किया जा सकता है? ये 5 गो का यूज करना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, उसमें पहला नंबर क्वेश्चन बोला है कि रिपीटेशन इज अलाउड, और एक में बोला है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड का मतलब एक बार आप किसी संख्या का यूज कर लिए तो आप दोबारा भी उस संख्या का यूज कर सकते हैं, और नॉट अलाउड का मतलब जो एक बार यूज कर लिए दोबारा यूज नहीं कर सकते। हमें करना क्या है, सीखिए कि लिखेंगे कैसे, है ना। कि वी हैव टू, क्या करना है हमें? 3 अंकों की संख्या जनरेट करना है। तो वी हैव टू जनरेट या क्रिएट, है ना, a 3 digits number by using these numbers। इन नंबर्स का यूज करके 3 डिजिट का क्या करना है? संख्या तैयार करना है। तो जय डिजिट का तैयार करना है बाबू, वो डब्बा बना लेते हैं। कै गो बना लिए? 3 डिजिट का है तो 3 गो डब्बा बना लिए, कोई दिक्कत? अब पहिलका डब्बा भरेंगे तो काम ए होगा, ध्यान से समझिएगा। पहिलका डब्बा भरेंगे तो काम ए होगा, दूसर का डब्बा भरेंगे तो काम बी होगा, और तीसर का डब्बा भरेंगे तो काम सी होगा। जब तक कि हम ए बी सी तीनों डब्बा नहीं भर लें या तीनों काम नहीं कर लें तो क्या हमारा काम कंप्लीट होगा? हमारा काम है 3 अंकों की संख्या बनाना। तो जब तक हम ये तीनों डब्बा नहीं भरेंगे तब तक 3 अंकों की संख्या बनके तैयार होगी। यानी काम को कंप्लीट करने के लिए तीनों काम करना जरूरी है, और जब तीनों काम करना जरूरी हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया जाता है। इतना बात में कोई दिक्कत? अच्छा अब बताइए, पहिलका डब्बा को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 5 गो ना। ये पांचों संख्या में से कोई भी भर सकते हैं। अच्छा यहां एक चीज हम छोड़ दिए हैं, यहां पहले लिख लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, जब रिपीटिशन का है अलाउड हो तब हम लोग डब्बा भरते हैं, ठीक है। ये पहला डब्बा, ये दूसरा तीसरा डब्बा। तो भाई मेरे पहला डब्बा को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन, यानी 5 तरीके हैं आपके पास पहला डब्बा को भरने के लिए। या तो आप 1 भरिए, 2 भरिए, 3 भरिए, 4 भरिए, 5 भरिए, पांचों में से कोई एक भर सकते हैं। अब यहां पे आइए, कह रहा है रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब जो आप यहां भरे थे ना आप यहां भी भर सकते हैं। तो अब आपके पास यहां भरने के लिए कितने ऑप्शन है? 6 कैसे? 5 गो ना। जब अंक 5 गो है तो छठा कहां से आएगा? यही पांचों में से ना कोई भर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास
भर दिए यहाँ पे कहने का मतलब जो भर दिए आप दोबारा इसमें भी भर सकते हैं। अभी भी आपके पास 5 ऑप्शन है, तो टोटल कितने वेज हैं अभी? फिर 4 कह रही है, 5 ना। अरे जो भर दिए उसको आप फिर से भर सकते हैं, तो अभी भी 5 को ना। अब यहां भरना है, जो 2 में भरा गया है वो फिर से भरा सकता है, तब फिर भी 5 बचल है, तो इसमें भी 5 वेज। ठीक है, तो यूजिंग कौन तरीका? तो यूजिंग मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन तरीका नहीं, यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल या मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज इक्वल टू रूल टोटल नंबर ऑफ वेज। बाबू, कुल तरीकों की संख्या, कुल कितना तरीका से निकाल सकते हैं? तो कुल तरीकों की संख्या 5 × 5 × 5 125, यानी 125 3 अंकों की संख्या तैयार की जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, हाँ समझिए, हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यहां ध्यान दीजिए, पहला डब्बा को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 5, तो यहां लिख देंगे 5 वेज। अब समझिए, 5 में से कोई एक या भर दिए, अब वो दोबारा नहीं भर सकते, रिपीट नहीं कर सकते, तो 5 में से कोई एक भराया होगा नहीं जा। अब कै गो या बचल है? 4 गो ना, क्योंकि एगो तो भरा गया, अब दोबारा उसको भर नहीं सकते, तो यहां हो जाएगा 4 वेज। अब 2 गो भर चुके, तो अब आपके पास कितने ऑप्शन है? 3 गो, तो यहां 3 वेज। तो फिर से आपको यहां भरना है, तो यहां आप है 5 में से कौन? अच्छा ये देख रहे हो क्या 5 4 3? ये नहीं देखना है, ये मत देखो कि 5 है तो 5 लिखे हैं, नहीं, हम गिने हैं कै गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, कै गो है वो जब भरे लगी? 5 गो। अब 5 में से 1 गो जब खर्चा हो गया, अब तुम्हारे पास कै गो? मान लो कि तुम 3 को भरा होगा उजा, मान लेंगे, बात मान लेते हैं कि तुम 3 को उठा के उजा भर दिया, तो 3 तो खत्म हो गया, अब तुम्हारे पास कै गो है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो ये मत समझना कि हम हाई वाला लिख दिए हैं, नहीं, अंक गिनेंगे कि बचल कै गो है। ठीक है ना? तो यूजिंग कौन सा रूल? मल्टीप्लीकेशन रूल, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, सबको गुना करेंगे ना जी, 60। कोई दिक्कत इसमें? यानी कि वैसा संख्या जो रिपीटेड नहीं है उसको 60 तरीकों से लिख सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, तो 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात को समझो बुआ, ऐ सुनो, गिवन नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन नंबर्स आर, नंबर्स क्या क्या दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कह रहा है ना कि 3 डिजिट का नंबर, कै डिजिट का? 3 डिजिट का नंबर, इवन नंबर जनरेट करना है, तो यहां से लॉजिक है, ध्यान देना है, कैसा नंबर? इवन नंबर जनरेट करना है। वी हैव टू जनरेट अ 3
3 डिजिट इवन नंबर फ्रॉम दिज पॉइंट्स, फ्रॉम दिज नंबर्स, है ना। इन नंबर्स का यूज करके हमको तीन अंकों की संख्या, इवन संख्या यानी कि सम संख्या जनरेट करनी है। और रिपीटेशन कर रहा है, कैन बी रिपीटेड यानी कि अलाउड है, डिजिट रिपीट हो सकता है। तो लिखेंगे रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। तो चलिए यहां पे डब्बा बनाइए। कै गो डब्बा बनेगा? 3 गो। अरे यार 3 डिजिट, क्वेश्चन में 3 डिजिट कह रहा है। अब सुनिए बात को समझिए बबुआ, यहां समझो क्या कह रहा है। 3 डिजिट का नंबर जनरेट करना है ना जी। क्या डिजिट का? 3 डिजिट का इवन नंबर। तो इवन संख्या का पहचान क्या होता है कि वैसा संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4 और 6, 8 हो, वैसा संख्या जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 यानी जिसके अंत में सम संख्या मिले, वो सब क्या होगा? सम संख्या। यानी लास्ट वाला आपको ध्यान से रंगना है, या रंगना है करे, लास्ट वाला जो है संख्या इसमें ध्यान से भरना है। तो यहां पे कौन कौन सा संख्या हो सकता है, इसमें से देख के बताना। एक होगा क्या? अगर यहां मैं 1 लिख दूं तो वो तो विषम संख्या हो जाएगा। पीछे से मतलब नहीं, पीछे तुम कुछ भरो, लास्ट में 1 रह गया तो वो विषम संख्या हो जाएगा। अगर 3 रह गया लास्ट में तब विषम संख्या हो जाएगा। 5 रह गया तो विषम संख्या हो जाएगा। तो यहां चुन के लिखे पड़ेगा कि कौन कौन रखेंगे, तब लास्ट वाला डिसाइड करेगा। एक पीछे अचरा कचरा कुछ रखो उससे मतलब नहीं है, लास्ट वाला संख्या 2, 4, 6 ये सब होना चाहिए। तो यहां पे आप क्या भर सकते हैं, कौन कौन भर सकते हैं? 2, 4, 6 कै गो हुआ? यानी कि यहां भरने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। समझ में आई 3 क्यों लिखे? अब दूसरा में आइए, रिपीटेशन अलाउड है, यानी जो भर दिए वो भर सकते हैं। अब यहां पर कितने तरीके? यहां 6 तरीका हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमको ऑप्शनल था कि 2, 4, 6 ही भरना है। यहां पर तो ये 6 में से कुछ भर सकते हैं ना। हमको लास्ट वाला संख्या से ना डिसाइड होगा कि सम है कि विषम है, ओकर पीछे वाला कुछ रहा है उससे क्या मतलब है। तो यहां पे आप 6 में से कौनों भर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 6 वेज। यहां पे रिपीट कर सकते हैं ना, जो भी आप यहां भर रहे हैं वो सब दोबारा भर सकते हैं। कौन 3 क्यों लिख दिए? क्योंकि यहां लास्ट वाले संख्या में, लास्ट वाले डब्बा में आपका 2, 4, 6 रहेगा तबे वो इवन हो सकता है। नहीं जैसे हम लिख दिए। अच्छा बताइएगा, ई सम संख्या है कि विषम संख्या है ना? सम संख्या। तो हम लास्ट वाले को देख के पता करते हैं। एक और पीछे वाला कुछ है, सम है विषम है, उससे मतलब नहीं है। इसीलिए पिछिलका संख्या 6 में से कुछ भरो, लेकिन लास्ट वाला में केवल 2, 4, 6 यही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ होगा तो वो विषम संख्या हो जाएगा। इसीलिए लास्ट वाला कितना लिखे? 3, और बाकी समय कितना लिखे? 6। तो यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल, बउआ, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 3, है ना? 108। कोई समस्या इसमें? तो इस तरह से अदर क्वेश्चन बन जाएगा ना। अच्छा हम बोल देते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन में 4 लेटर का कोड बनाना है। 4 लेटर का, एबीसीडी से 4 लेटर का कोड बनाना है, सॉरी डिजिट से ही बनाना है। 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, बोल ही रहे थे। इंग्लिश अल्फाबेट का पहिलका 10 गो। तो पहिलका 10 गो कौन कौन होगा? ABCDEFGHIJ, जो भी हो 10 तक ले जो भी आए, ठीक है ना?
अरे जे तक आएगा, जे तक आएगा 10 गो, ठीक है ना। तो ए से लेके जे तक का यूज करना है। कै गो डिजिट का, सॉरी कै गो लेटर का कोड बनाना है, 4 लेटर का। कैसे आप लोग पासवर्ड लगाते हैं, तो वैसे ही 4 लेटर का एक समझिए कि कोड बनाना है। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, लेटर को रिपीट नहीं कर सकते आप। आपके पास लेटर बनाने के लिए कितने कितने लेटर दिए हुए हैं, तो 10 गो। तो पहले का डब्बा में 10 रिपीट नहीं कर सकते, तो फिर 9, फिर 8, फिर 7, सारे को गुना कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, ठीक है ना। कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9, 0 से लेके 9 तक के संख्या को लेकर 5 अंकों की टेलीफोन नंबर बनाना है। तो आपके पास डब्बा कितना बनेगा, 5 गो। अच्छा, एक में कुछ कह रहा है, ईच नंबर स्टार्ट है, सुनो ध्यान से, ईच नंबर स्टार्ट एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन 1। कह रहा है कि हर एक डिजिट 6 7 से, हर एक नंबर 6 7 से स्टार्ट होना चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम रफली आपको समझा देते हैं। कै गो बनेगा डब्बा, 5 गो ना, 1 2 3 5, ठीक है, 5 गो हो गया। अब सुनिए, इसने खास बात क्या बोला क्वेश्चन में, कि आपका जो फोन नंबर बनेगा वो 6 7 से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो ये 2 गो नंबर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। पहलका पर 6 और दूसरा पर 7 को फिक्स कर दिया। एक में अब आपको भरना ही नहीं है, ये फिक्स हो गया है। इसको भरने का एक ही तरीका है, 6 तो 6 भराएगा, ओनली 1 वे। 7 तो 7 भराएगा, ओनली 1 वे। एक ही तरीका से पहला 2 को डब्बा भराएगा, क्योंकि सब में शुरुआत 6 7 से ही करना है। अब सुनिए, हाई 2 को 3 को बचा है। बताइए यहां पे भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है। जब बोलो 0 से लेके 9 तक ले में कै गो डिजिट होता है, 10 गो। 0 से 9 तक में 10 डिजिट है, जरा में से 2 गो आप हट दिए, अब उसको रिपीट नहीं कर सकते। तो 10 को में से 2 को हटा दिए, 8 को बचा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 8 वेज। क्या हो जाएगा, 8 वेज। अब 3 को भरा गया, अब 7 वेज। 4 को भरा गया, 6 वेज। अब सारा को गुना कर दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकल के आ जाएगा। इसने बोला था 6 7 से ही स्टार्ट करना है, इसीलिए दोगों को फिक्स कर दिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अच्छा बताइए, एक सिक्का को उछालिएगा तो कै को रिजल्ट आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। दूसरा बार उछाइएगा तयो या तो हेड या तो टेल। तीसरा बार उछालिएगा या तो हेड या तो टेल। यानी एक बार सिक्का उछाल रहे हैं, यानी एक बार, पहला बार उछाले तो काम एक किए, तो काम एक किए तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, 2 गो। दूसरा बार किए तो भी 2 गो, तीसरा बार किए तयो 2 गो। जब तक तीनों बार उछाल नहीं लेंगे तब तक तीनों बार का रिजल्ट मालूम चलेगा। तो तीनों बार उछालना जरूरी है। तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 के पावर 3, 8 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, 5 गो फ्लैग कर रहा है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। 5 अलग अलग कलर के झंडा है, 5 अलग अलग कलर का क्या है, झंडा है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वंस बिलो द अदर। देखिए कह रहा है ना कि 2 कलर का दुबाजी झंडा बनाना है। दुबाजी माने 2 कलर का झंडा, ठीक है ना। आपके पास 5 गो अलग अलग कलर के झंडा है, ठीक है। इन्हीं 5 कलर का यूज करके दुरंगा आपको क्या करना है, एगो सिग्नल बनाना है। एगो क्या बनाना है, सिग्नल। सिग्नल समझते हैं ना, दुरंगा सिग्नल बनाना है। सुनो बउआ, दुरंगा सिग्नल बनाना है जिसमें ऊपर दूसरा रंग होगा और नीचे दूसरा रंग होगा, सेम सेम कलर का नहीं बना सकते। तो आपको बताइए दुरंगा सिग्नल ऐसा के ना होगा जी। हाँ, ये एगो अलग कलर का झंडा, एगो अलग कलर का झंडा। अब बताइए हाइजा आप कौन कलर के झंडा लगा सकते हैं। आपके पास कितने झंडे हैं, 5 गो। तो 5 में से कौनो एगो ऊपर लगा सकते हैं ना। तो यहां पे लगाने के लिए कितने वेज, अब जो आप ऊपर लगा दिए वो नीचे नहीं लगा सकते। तो एगो ऊपर लगा दिए तो अब नीचे कितने बचे। और जब तक दोनों झंडा जोड़ेंगे नहीं सिग्नल बनेगा।
तो दोनों काम करना जरूरी, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन रूल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 ना। सारा खत्म, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ये पूरा बना के आइएगा अगले क्लास में, और अगले क्लास में खत्म। अब इसको आगे हम लोग परमुटेशन को डील करते हुए फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगले क्लास में मिलते हैं।